सो लास्ट लेक्चर हमने टॉपिक किया था नॉर्मेलिटी, थोड़ा रिवीजन करते हैं। नॉर्मेलिटी सिंबल कैपिटल एन, फॉर्मूला क्या आया था बताओ नॉर्मेलिटी का? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को फिर तुमने लिखा था कि मिस आप इसे मोल्स इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करो, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी का तीन फॉर्मूला हमने पढ़ा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू एन एफ इंटू वॉल्यूम, एंड ये तो बेसिक फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का इससे आप यूनिट समझ गए होगे। बताओ यूनिट क्या दिख रहा है नॉर्मेलिटी का आपको? यहाँ से यूनिट मोल्स पर इक्विवेलेंट, हाँ या नहीं? सही जा रही हूँ? हाँ बोलते हैं गधे। इक्विवेलेंट्स पर मोल, जैसे वहां पे मोलैरिटी का क्या था? अरे क्या कह रही हूँ मैं? इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इक्विवेलेंट्स पर लीटर। जैसे वहां पे क्या था? मोल्स पर लीटर किसका था बताओ? मोलैरिटी का। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट्स पर लीटर, क्योंकि वहां पे क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी का यूनिट हो जाएगा इक्विवेलेंट्स पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट को आप क्या कहते थे? मोलार। ऐसे रीड करते थे ना, 1 मोलर सोल्यूशन, 2.5 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। सो 1 नॉर्मल सोल्यूशन, 2 नॉर्मल सोल्यूशन, इस तरह से रीड किया जाएगा। अच्छा, फिर हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूलाज क्या किए थे? डिराइव किए थे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला बताओ? मोल्स इंटू NF, फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, फिर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, वॉल्यूम इन लीटर रखना है आपको। अगर वॉल्यूम ml में रखते हो तो आपको इक्विवेलेंट्स नहीं, मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो वॉल्यूम इन लीटर होगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसके अलावा एक क्विक रिवीजन अगर हम टोटल एन फैक्टर्स का करें, क्योंकि आगे सब जगहों पे हमें टाइट्रेशन टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद, तो हमें हर जगह पे एन फैक्टर्स का यूज है। एन फैक्टर्स अगर हम रिकॉल करें, सो एन फैक्टर्स हमने देखा था एसिड बेस में अलग होता है, सॉल्ट्स में अलग है, आयंस में अलग है, और रिडॉक्स में अलग एन फैक्टर है, हाँ या नहीं? सो ध्यान दो, हमने पढ़ा था एसिड्स में एन फैक्टर क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिड्स का रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा? और नंबर ऑफ OH माइनस एक्सेप्टेड पर मोल। इसी तरह से बेसिस का भी हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड या नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टेड पर मोल, ये किया था हमने। फिर उसके बाद सॉल्ट्स में एन फैक्टर हमने किया था, बताओ? टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव। फिर आयंस में हमने एन फैक्टर किया था चार्ज, उसके सर पे जो चार्ज है वही। फिर उसके बाद हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन में एन फैक्टर शुरू किया था। रिडॉक्स में हमने केस वाइज किया था। रिडॉक्स में पहला केस था व्हेन वन एलिमेंट चेंजेस, तो व्हेन वन एलिमेंट चेंजेस ऑक्सीडेशन नंबर, तो फॉर्मूला क्या था बताओ? एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, एग्जैक्टली, चेंज इन
change in ON into number of atoms। ध्यान रखने ये बोला था कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रूल में लिखा दिया है उनका कभी चेंज नहीं होगा। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाइड्रोजन, इन सबको आपको बाय डिफॉल्ट जो गिवन है वो मान लेना है। जब एक एलिमेंट चेंज करता है, व्हेन मोर देन वन एलिमेंट चेंजेस, तो ध्यान क्या रखना था बताओ? व्हेन यस मोर देन वन एलिमेंट चेंजेस, तो बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। अगर दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो आपको एन फैक्टर ऐड करना है, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं ऐड करना है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा है तो सबट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एन फैक्टर्स इन ऑक्सलेट्स किया था हमने। इफ यू रिमेम्बर ऑक्सलेट आयन क्या होता है बताओ? C2O4 -2। तो NaHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट SnC2O4। आपने बताया था कि मिस ये एसिड बेस टाइट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन्स है, और ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक्ट करता है किसकी तरह बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका एन फैक्टर क्या होगा बताओ? 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन H+ विच इज कितना? 3, एन फैक्टर 3। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या था बताओ? एन फैक्टर कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस चेंज इन ON ऑफ मेटल। कितना आ रहा है यहाँ पे बताओ? नंबर ऑफ कार्बन 6, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल +2, तो एन फैक्टर इसका कितना हुआ बताओ? 8। समझ पा रहे हो क्या कह रही हूँ? सो ये हमारा रिवीजन था एन फैक्टर्स का। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ध्यान दो यहाँ पे। सब पे एन फैक्टर्स असाइन करो, हर स्पीशीज पे एन फैक्टर असाइन करो। चलो एन फैक्टर्स बताओ क्या क्या है? 0 0, पहले एन फैक्टर आ रहा होगा 2, फिर 4, फिर आ जाएगा क्या? 2। हाँ या नहीं? सो ध्यान दो यहाँ पे। असाइन ये सबने कर दिया था एन फैक्टर असाइन। जिन बच्चों को नहीं समझ रहा है कैसे आया है, 0 0 से +1, चेंज कितने का? 1, एटम कितना? 2, एन फैक्टर कितना? 2। 0 से -2, चेंज कितने का? 2 का, एटम कितना? 2, एन फैक्टर 4। यहाँ पे आप किसी एक को लेके करोगे क्योंकि दूसरे को कांस्टेंट माना जाएगा ना, H+। समझ में आ रही है बात? तो -2 से 0, चेंज कितने का? 2 का, एन फैक्टर कितना? 2। समझ में आ रही है बात? अगर किसी को लग रहा है कि मिस यहाँ पे H भी चेंज कर रहा है, उसे उसका नॉर्मल क्या होता है? +1, तो उसे उस तरह से कंसिडर करके कर रहे हैं हम। अगर तुम देखो तो मोल्स इंटू NF करो, मोल्स इंटू NF कितना? 2, मोल्स इंटू NF कितना? 2, मोल्स इंटू NF कितना? 2। और मोल्स इंटू NF क्या होता है बताओ? इक्विवेलेंट्स होता है। सो
तुम समझ क्या पा रहे हो कि एक रिएक्शन में जितनी भी स्पीशीज हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर तुमने नोटिस किया हो तो यहाँ पे मुझे अगर स्टोइशियोमेट्री ना भी दी जाती और क्वेश्चन में मुझे इंडिविजुअल मोल्स किसी तरह से पता होते कि इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती। तो इसीलिए कहते हैं कि कह रही थी तुम्हें कि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें आंख बंद करके पता है कि H2 इज रिएक्टिंग विथ O2। अगर तुम्हें बोल रहा है कि इतना ग्राम हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ इतना ग्राम ऑक्सीजन, तो मोल्स तो तुमने बाय डिफॉल्ट निकाल लिए, और दोनों का एन फैक्टर तुम समझ पा रहे हो रिएक्शन में उसका एन फैक्टर क्या है। तो मोल्स इंटू NF करके इसके इक्विवेलेंट, मोल्स इंटू NF करके दूसरे के इक्विवेलेंट, दोनों को इक्वेट कर दो। समझ पा रहे हो? इसीलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको बार बार मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ ध्यान दो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता क्या है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है अभी आगे और अच्छे से समझेंगे हम। एट इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जो इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ ऑल स्पीशीज बिकम इक्वल, जो इक्विवेलेंट्स है सबके सेम हो जाएंगे, विच इज इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 4C, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ C। समझ में आ गई बात? किसी रिएक्शन में नॉर्मल जनरल रिएक्शन है ये, यहाँ तक चल रहे हो साथ में, यही है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यूज किया है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां रिएक्शन खत्म हो जाती है, ये होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। यहाँ पे इसे रखेंगे, हम थोड़ा समझेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ इंडिकेटर टाइट्रेशन को। आपने कभी टाइट्रेशन परफॉर्म की है? हाँ, कभी ऐसे थोड़ा बहुत सेटअप देखा है? हाँ ना, अभी बहुत गंदा सा डायग्राम मैं ड्रॉ करने वाली हूँ, बट तुम अच्छे से करना। इफ यू रिकॉल, तुम्हारे पास वहां पे एक कोनिकल फ्लास्क होता है, कहीं पे आपने अगर देखा होगा तो एक कोनिकल फ्लास्क होता है, उसके ऊपर एक इस तरह से स्टैंड पे कोई सी ऐसे ट्यूब जैसी चीज अटैच्ड होती है स्टैंड पे, ऐसे स्टैंड से अटैच करके ट्यूब जैसी चीज रहती है, ठीक है। और समझो यहाँ पे इसमें कोई तो सोल्यूशन फिल्ड रहता है, इसमें कोई तो सोल्यूशन फिल्ड रहता है, इसमें भी कोई सोल्यूशन फिल्ड है, ठीक है। इस पे ऐसे नंबरिंग्स रहती है वॉल्यूम मेजर करने के लिए। समझो यहाँ पे ये है हमारा कोनिकल फ्लास्क, ये इसे कहते हैं ब्यूरेट, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इसके अंदर जो सोल्यूशन है, टाइट्रेशन का पर्पस क्या होता है अगर एक लाइन में समझाएं? टाइट्रेशन का पर्पस क्या होता है? किसी अननोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना यूजिंग सम नोन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन। मतलब मेरे पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, उसका यूज करके एक ऐसे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं, यही है टाइट्रेशन। अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना यूजिंग नोन कंसंट्रेशन, यही है टाइट्रेशन। अब समझो यहाँ पे जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है उसे हम कोनिकल फ्लास्क में रखते हैं, उसे कहा जाता है एनालाइट, ठीक है, विच इज अननोन कंसंट्रेशन वाला, आपको नहीं पता है इसकी कंसंट्रेशन। कुछ बुक्स में इसे टाइट्रेंट भी कहते हैं, टाइट्रेंट भी कहते हैं। यहाँ पे ब्यूरेट में रहता है नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, जिसे टाइट्रेंट होता है, ये डी से एंड होता है, ब्यूरेट में टी से एंड होता है, टाइट्रेंट, ब्यूरेट टी, ऐसे याद रखना। तो टाइट्रेंट होगा ब्यूरेट में,
टाइट्रेंड होगा कोनिकल फ्लास्क में। ऊपर वाले की कंसंट्रेशन हमें पता है, नीचे वाले की कंसंट्रेशन नहीं पता है। अब मान लो एक प्रॉपर अगर एक्सपेरिमेंट समझे तो मान लो मेरे पास है 10 ml HCl। 10 ml HCl है, मैंने पिपेट से पूरा प्रॉपर मेजर करके वॉल्यूम निकाल लिया 10 ml यहाँ पे, लेकिन मुझे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो नहीं पता है। वही मेरा एम है कि इस 10 ml HCl की मैं कंसंट्रेशन निकाल लूँ। ऊपर जो ब्यूरेट है इसमें मेरे पास है NaOH। वैसे ब्यूरेट जनरली ज्यादा ही वॉल्यूम के होते हैं। मान लो 50 ml तक NaOH फिल करके रख दिया है मैंने, और इस NaOH का जो कंसंट्रेशन है वो नोन है कि इट इज 0.1 मोलर NaOH। चल रहे हो साथ में यहाँ तक? अब मैंने इसमें फेनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला है, एक इंडिकेटर है, सबका हम करेंगे आगे, ठीक है। फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है। फेनोल्फथलीन क्या करता है, एसिड में वो कलरलेस होता है। आपने ये पढ़ा है कहीं? एसिड बेस चैप्टर्स में था मेरे ख्याल से। बेस में उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे, फिर से सब 10 ml HCl कंसंट्रेशन नहीं पता, कोनिकल फ्लास्क में ले लिया है। 0.1 मोलर NaOH हमने 50 ml ब्यूरेट में फिल करके रखा। नीचे HCl में मैंने क्या कर दिया, 2 ड्रॉप फेनोल्फथलीन की ऐड कर दिया। क्योंकि नीचे HCl है तो फेनोल्फथलीन कोई कलर नहीं चेंज शो किया, क्योंकि एसिड में फेनोल्फथलीन का कलर कुछ नहीं, कलरलेस है। अब तुमने ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना शुरू किया NaOH को, ठीक है। जैसे जैसे तुम NaOH ऐड करते जा रहे हो वो 100 मतलब यूज हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमने देखा है ऐड करते हैं पिंक होता है, फिर ऐसे शेक कर देते हैं कलरलेस हो जाता है, देखा है उसे? फिर ऐड किया, सामने हल्का सा पिंक हुआ, शेक किया, कलरलेस हो जा रहा है। अब समझो यहाँ पे वो ऐसा हो क्यों रहा है। HCl नीचे जो बीकर में है, ऊपर से आप NaOH ऐड कर रहे हो थोड़ा थोड़ा सा, तो वो जो थोड़ा सा HCl है उसको यहाँ वाला जो थोड़ा सा NaOH आपने ऐड किया है, यहाँ वाला HCl उसे कंज्यूम कर जा रहा है, तो उसे वो बना दे रहा है NaCl प्लस पानी। फिर आप थोड़ा सा NaOH ऐड कर रहे हो, HCl कंज्यूम कर जा रहा है, NaOH ऐड कर रहे हो, HCl कंज्यूम करता जा रहा है। ये तब तक होगा जब तक बीकर में HCl खत्म ना हो जाए, हाँ या नहीं? जिस पॉइंट पे आपने HCl खत्म कर दिया, विच इज जितना भी HCl था सब NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया, अब उसके बाद आप एक्स्ट्रा ड्रॉप अगर ऐड करोगे तो सोल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। और फिर बेसिक नेचर में जो सोल्यूशन है वो अपना कलर चेंज करके पिंक हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बीकर में HCl था, ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा करके NaOH को ऐड कर रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके तुम HCl को खत्म करते जा रहे हो। एक पॉइंट पे जब HCl पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, तब जब तुम अगली ड्रॉप डालोगे तो मतलब कि अब बीकर में बेसिक नेचर हो गया, NaOH एक्सेस हो गया है, और उसी पॉइंट पे सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, उस पॉइंट से तुम इंडिकेट क्या कर सकते हो कि जो HCl है वहां रिएक्शन खत्म हो गई। जिस पॉइंट पे रिएक्शन खत्म हो जाती है उसे कहा जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो उस पॉइंट पे इक्विवेलेंस आ गया है तो तुम कहोगे कि मिस हम एट इक्विवेलेंस पॉइंट है, क्योंकि अब पूरी तरह से HCl खत्म हो गया, रिएक्शन जहां खत्म हो जाए। और एट इक्विवेलेंस पॉइंट दिमाग में क्लियर है कि मिस इक्विवेलेंट सबके सेम होते हैं, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl किसके बराबर होंगे बताओ, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, हाँ या नहीं? इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। गोल चल रहे हो साथ में? अब समझो यहाँ पे HCl की मोलैरिटी नहीं पता, वॉल्यूम पता है 10 ml, n फैक्टर HCl का 1 होता है, NaOH की मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम हम देखते हैं n फैक्टर उसका क्या 1। अच्छा वॉल्यूम मुझे पता चल जाएगा ना कितना कंज्यूम हुआ कितना खत्म हुआ, क्योंकि मैं जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करे जा रही हूँ मैं यहाँ पे वॉल्यूम नोट करते जा रही हूँ। तो जिस पॉइंट पे सोल्यूशन का कलर चेंज होके पिंक कलर हुआ, मतलब तुम समझ गए कि मिस यहाँ पूरा HCl खत्म हो गया है,
मतलब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जहां पे कलर चेंज हुआ वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब रिएक्शन कंप्लीट होना मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे होना। तो तुम कलर चेंज वाले पॉइंट को तुरंत नोट कर लोगे कि अच्छा जैसे 50 से 40 पे पहुंचा तो कलर चेंज हो गया, मतलब वॉल्यूम कंज्यूम कितना हुआ 10 ml। तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH भी तुम्हें पता है। अब बस देख लो क्वेश्चन में तुम्हारे पास अननोन एक ही बच रहा है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। ये दोनों कैंसल मतलब मोलैरिटी ऑफ HCl भी कितनी थी 0.1। तो तुमने एक नोन कंसंट्रेशन से एक अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया, हाँ या नहीं लेजे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज किया कि जब कलर चेंज होता है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, क्या ये ट्रू है या उसमें स्लाइड कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे? वेरी गुड, जब कलर चेंज होता है उससे स्लाइटली पहले रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना। एग्जैक्टली 39 पॉइंट समथिंग होगा तब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, क्योंकि 40 पे तो एक्सेस NaOH आ गया ना। एक्सेस से पहले वाले पॉइंट पे HCl और NaOH किसके इक्वल हुए होंगे, न्यूट्रलाइज हुए होंगे पूरी तरह। तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट वेयर रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ऑन द अदर हैंड एंड पॉइंट जो होता है वहां कलर चेंज दिखता है आपको। लेकिन एक बात बताओ, किसी भी मीन्स से मैं डायरेक्ट तो नहीं देख सकती कि रिएक्शन कंप्लीट कहाँ हो गई है। तो मैं प्रेडिक्ट यही कर सकती हूँ कि अच्छा कलर चेंज यहाँ पे हुआ है, मतलब इसी के आसपास स्लाइटली इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, जो भी एरर होगा वो थोड़ा नेग्लिजिबल ही होगा, इसीलिए एंड पॉइंट को ही इक्विवेलेंस पॉइंट मान के सॉल्व किया जाता है। समझ में आ रही है बात? पक्का टाइट्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है? लास्ट बेंचेस उड़ गया है क्या? वो जो स्ट्रक्चर है विच इज द ट्यूब जो होल्ड करके रखता है, यहाँ पे एक स्टॉपर रहता है जिससे हम फ्लो को ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉपर अटैच रहता है। तो दिस सेटअप इज द ब्यूरेट। यस, जो सोल्यूशन के अंदर है वो एनालाइट या टाइट्रेंट है, सॉरी जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर है वो एनालाइट है। मटेरियल जिसके बारे में आप पता करें वो मटेरियल क्या है, टाइट्रेंट या एनालाइट है। एंड दिस इज द कोनिकल फ्लास्क। ये जो सेटअप है ग्लास का ये ब्यूरेट है, उसके अंदर जो है वो टाइट्रेंट है। फेनोल्फथालीन का खुद का एक एसिडिक रेंज होता है, रफली 7 से 10 के बीच में। तो जब पीएच उस रेंज में आ जाता है किसी भी सोल्यूशन में तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। इट्स पीएच स्पेसिफिक। मैंने आपको स्पेस छोड़ने बोला था इसके नीचे, टाइट्रेशन हेडिंग के नीचे स्पेस छोड़ने बोला था। लिखो टाइट्रेशन में जो हमने बोला है बस वही लिख रहे हैं। टाइट्रेशन इज अ टेक्निक इन विच, अब जैसे ये सारे पॉइंट्स आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ गए होंगे। टाइट्रेशन इज अ टेक्निक इन विच solution of known concentration is used to determine concentration of unknown solution. Next point, titrant is added
titrant is added, titrant T से एंड होने वाला, titrant is added from burette to know the quantity of analyte, to know quantity of the analyte, to know quantity of the analyte until the reaction is completed, until the reaction is completed. लिखो टाइप, अच्छा स्पेस छोड़ा है कि फिर उसके बाद लिख दो, अगर स्पेस नहीं है तो ये सब लिखने के बाद लिख दो. टाइट्रेंट titrant solution used to determine the unknown concentration, solution of known concentration, ऊपर ब्रैकेट में लिख दो solution of known concentration, ऊपर एरो करके लिख दो solution of known concentration, titrant में ही solution of known concentration, known concentration, concentration short में लिख सकते हो conc, solution of known concentration used to determine concentration of unknown analyte solution whose concentration is to be determined, solution whose concentration is to be determined so अगर हम टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन को देखें, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन तो वैसे काफी टाइप्स है टाइट्रेशन के. टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, इसमें पहला आता है एसिड बेस टाइट्रेशन, जो अभी हमने किया वो था एसिड बेस टाइट्रेशन. देन आता है बैक टाइट्रेशन, देन आता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, फिर आता है आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन. वैसे तो अगर बोला जाए तो और भी होते हैं, डबल टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत सारे होते हैं. पढ़ने हमें ये है यहाँ तक, आयोडो आयोडी. पेपर में कोई करेक्शन नहीं है ना तुम्हारे? आयोडो एंड आयोडीमेट्रिक तक हमें पढ़ना है. हेडिंग दो, इसमें पहला हम शुरू करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन. अब तो तुम समझ गए होगे ना, टाइट्रेशंस इन विच एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर. एसिड बेस टाइट्रेशन, सो एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और जब ये न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है विच इज एट इक्विवेलेंस पॉइंट. एट इक्विवेलेंस पॉइंट तुम क्या समझते हो? सुनो यहाँ सुनो, पेन रखो, एक मिनट पेन रखो यहाँ पे, एक सेकेंड ध्यान दो सब. पूरे एसिड बेस टाइट्रेशन का जो सेंटर है स्टेटमेंट, कि जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एसिड और बेस का, तो मतलब हम इक्विवेलेंस पॉइंट पे हैं, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे इक्विवेलेंट्स सेम हो जाएंगे एसिड के इक्वल टू बेस. मतलब हर क्वेश्चन को आप किस स्टेटमेंट से सॉल्व करोगे? एट ईपी. ईपी इज इक्विवेलेंस पॉइंट. एट इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. सुनो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है बैक टाइट्रेशन.
बैक टाइट्रेशन। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगते हैं इसके क्वेश्चंस, देख के लोग स्किप कर देते हैं कि बहुत कुछ ऐसे वर्ड का जंबल रहता है, पर अगर कंसेप्ट समझ लो और थोड़ा ध्यान दो तो 1-2 मिनट का सॉल्विंग होगा। बैक टाइट्रेशन को समझते, तुम नॉर्मल टाइट्रेशन समझे ना तुमने, यहाँ देखा कि मिस हमें HCl की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना था, नोन कंसंट्रेशन NaOH का ले लिया, फेनोल्फथालीन डाल लिया, जहां कलर चेंज हुआ वही इक्विवेलेंस पॉइंट, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स आंख बंद करके सेम कर दिए। यही आपने टोटल काम यही किया है। लेकिन समझो यहाँ पे, मान लो तुम ये सारा प्रोसीजर करते हो लेकिन आपको कलर चेंज दिखता ही नहीं है, जो कलर चेंज है वो इनसिग्निफिकेंट है, या जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो एक प्रॉपर आ ही नहीं रहा है, तुम रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे हो उसे, तो बहुत से केसेस में इक्विवेलेंस पॉइंट को रिकॉर्ड करना कलर चेंज से या वाया दीज मेथड्स फिजिबल नहीं होता है। तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड का किसी के साथ मैंने जस्ट फॉर मतलब ऐसा है नहीं, जस्ट कह रही हूँ, मान लो ऑक्सैलिक एसिड का मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा रही हूँ और मुझे प्रॉपर एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो अब मैं प्रॉपर एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है तो मैं इक्विवेलेंट पॉइंट किस जगह को बोलूं, और अगर मुझे इक्विवेलेंस पॉइंट ही नहीं पता है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है, किस जगह पे मानना है। वॉल्यूम कंज्यूम हमें इक्विवेलेंस पॉइंट से पता चलता है ना कि अच्छा कलर चेंज इस पॉइंट पे हो गया तो वॉल्यूम कंज्यूम्ड इतना है। तो इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट इक्विवेलेंस पॉइंट, मुझे वॉल्यूम कंज्यूम्ड ही नहीं मिलेगा, मैं ये स्टेप्स कर ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसे केसेस में जहां पे पर्टिकुलर एसिड और बेसिस के कॉम्बिनेशन पे प्रॉपर इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता है तो हम बैक टाइट्रेशन करते हैं। समझो यहाँ पे, मान लो मेरे पास पूरा सेटअप वही है, ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें है ऑक्सैलिक एसिड, क्या होता है फॉर्मूला गोल, H2C2C2O4, इसका 10 ml लिया है मैंने, ठीक है, और ऊपर ड्यूरेट में मेरे पास है, ड्यूरेट में मैंने फिर से वही सेम चीज NaOH है मेरे पास, और इसकी मोलैरिटी अगेन 0.1 मोलार ही ले लिया है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सेम काम कर रखा है कि फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला है, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर ऐड किया। अब समझो यहाँ पे कलर चेंज तो मुझे पता है कि नहीं हो रहा है, फेनोल्फथालीन ऐड करने पे जब भी इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है कलर चेंज मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं ये ऑलरेडी समझ गई हूँ। तो बैक टाइट्रेशन में अब मैं क्या करूंगी कि ऑक्सैलिक एसिड के 10 ml में मैं एक्सेस ऑफ NaOH डाल दूंगी, एक्सेस ऑफ NaOH, जैसे मान लो कि 10 ml में 25-30 ml डाल दिया, ठीक है, 20-25 ml डाल दिया है 10 ml में। तो अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें एक्सेस ऑफ NaOH डाल दिया है, NaOH एक्सेस में ऐड कर दिया है, तो तुम श्योर हो कि मिस ये एक्सेस ऑफ NaOH, पक्की बात, इसमें से कुछ NaOH is consumed to neutralize oxalic acid। चल रहे हो साथ में, तुम श्योर हो कि मिस जो भी, ये हम एंड पॉइंट नहीं देख पा रहे ना, लेकिन रिएक्शन तो हो रही है वहां पे, एसिड और बेस तो हमेशा रिएक्ट करते हैं साथ में डालने पे, वो तो हमारा इंडिकेटर का लैक है कि हम नहीं देख पा रहे, हमारे पास वो सूटेबल इंडिकेटर नहीं है। तो तुम श्योर हो कि मिस हमने जो बहुत सारा NaOH डाला है उसमें से कुछ NaOH ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, जो भी थोड़ा बहुत होगा ऑक्सैलिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हो गया, और यहाँ पे कुछ रह जाएगा, बताओ क्या, रिमेनिंग अनरिएक्टेड या अनन्यूट्रलाइज्ड, क्या बचा बताओ, NaOH। तो अब तुम्हारे बीकर का ओवरऑल नेचर क्या हो जाएगा बताओ, बेसिक, और जैसे ही तुम्हारे बीकर का ओवरऑल नेचर बेसिक हुआ तो क्या हो जाएगा बताओ, कलर पिंक हो जाएगा,
तो अब तुम श्योर हो कि मिस जैसे ही मैंने एक्सेस ऑफ NaOH डाला, अच्छा गोल एक्सेस कितना डाला है वो मैं जानती हूँ, नॉन एक्सेस डाला है मैंने, कि मतलब ऐसे ही नहीं कि एक्सेस में आंख बंद करके उठाया बीकर में से ऐसे गिरा दिया। पता है मुझे कि 25 डाला है या 15 डाला है या 25 30 कितना डाला है, नॉन एक्सेस डाला है। तो फिर उसके बाद अब तुमने जैसे ही एक्सेस डाला तुम्हें समझ में आ गया मिस इसका कलर पिंक है। अब एक बात बताओ, इसमें ओवरऑल तुम्हें क्या दिख रहा है, एक्सेस NaOH है। इस एक्सेस ऑफ NaOH को क्या मैं फर्दर इस बीकर को उठा के मैं फिर से एक दूसरे टाइट्रेशन सेटअप पे लगाऊंगी, ठीक है। अब इस बीकर में मेरे पास क्या है बताओ, एक्सेस NaOH है, चल रहे हो साथ में। अब मैं इस एक्सेस NaOH को क्या HCl से टाइट्रेट कर सकती हूँ। मान लो यहाँ पे फिल करके रखा है HCl और इसको ले लिया है 0.1 मोलार ही ले रही हूँ मैं, ठीक है। इसका कलर क्या है बताओ, पिंक है। HCl तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जहां पे एक्सेस ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जिस पॉइंट पे एक्सेस ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज हुआ, मान लो कि हमें लगा है यहाँ पे 50 से 40, सो मतलब 10 ml 0.1 मोलार HCl is needed 10 ml 0.1 molar HCl is needed to neutralize excess NaOH। पक्का चल रहे हो, क्योंकि 50 से कहाँ पे आया 40 पे, तो ये कलर चेंज पिंक से कहाँ हो गया बताओ, कलरलेस। मतलब अब जितना NaOH था सब न्यूट्रलाइज होके क्या बच गया है, HCl। पहुंच रहा है कुछ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को लिंक टूट गई, बाउंसर चला गया। हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड था, ऑक्सैलिक एसिड का हम एंड पॉइंट नहीं पता कर पा रहे थे, सुटेबल इंडिकेटर नहीं है हमारे पास। तो फिर हमने ऑक्सैलिक एसिड में एक नॉन एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH डाल दिया। जैसे ही हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH डाल दिया, फेनोल्फ्थालीन की वजह से उसका कलर पिंक हो गया, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा NaOH है। अब इस एक्स्ट्रा NaOH को मैं किससे टाइट्रेट कर रही हूँ, HCl से। HCl जैसे ही इसमें इक्वल हो जाएगा एक्सेस के, तो कलर वो पिंक से कहाँ पहुंच जाएगा, कलरलेस। तो मुझे HCl का अमाउंट कंज्यूम पता चल गया। अब तुम बताओ यहाँ पे टाइट्रेशन किन दोनों के बीच में, गधो बताओ टाइट्रेशन कौन से दो लोगों के बीच में चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे टाइट्रेशन चल रही है NaOH और HCl। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ एक्सेस NaOH, हाँ नहीं एक्स्ट्रा वाला ही तो रिएक्ट करेगा ना। इक्विवेलेंस ऑफ HCl मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, इसके NaOH के इक्विवेलेंट्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, हाँ नहीं गोल। अच्छा HCl की मुझे मोलैरिटी पता है, HCl का n फैक्टर 1, वॉल्यूम मैंने देख लिया 10 ml हो रहा है। फिर यहाँ पे NaOH का मुझे क्या पता है बताओ, n फैक्टर। अच्छा इस कहाँ से वॉल्यूम मालूम है, टोटल वॉल्यूम मालूम है ना, टोटल वॉल्यूम मालूम है, एक्सेस नहीं पता है, टोटल NaOH कितना डाला वो। सुनो यहाँ, सो मुझे यहाँ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मिल जाएगा, हाँ या नहीं, जिसे मोल्स कहते हैं, बेसिकली मोल्स मिल जाएंगे यहाँ से पक्का। NaOH के टोटल मोल्स मिल जाएंगे एक्सेस में, ये क्या है एक्सेस NaOH मोल्स। पक्का चल रहे हो, जिंदा हो यहाँ पे। अब फिर इसके बाद जब तुम्हें ये चीज मिल गई है, अच्छा हमें NaOH की मोलैरिटी भी तो पता थी, अरे गोल जिंदा रहो, मैं यहाँ बोल ये कर दे रही हूँ, तुम तो बिल्कुल बेहोश बैठे हो। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, NaOH का मोल्स तो मोलैरिटी तो पता है ना ऑलरेडी। अरे हाँ लेकिन ये एक्सेस का वॉल्यूम आएगा ना यहाँ पे, इसलिए नोन अननोन है। हाँ
सुनो सुनो सुनो, सेकेंड टाइट्रेशन में चल रहा है HCl, और देखो जिन बच्चों को बाउंसर जा रहा है वो बिल्कुल ऐसे नहीं सोचेंगे कि मुझसे सवाल नहीं होगा बैक टाइट्रेशन का, तुम्हें बैक टाइट्रेशन का बी भी नहीं पता होगा तब भी तुम सवाल कर लोगे, हम शॉर्टकट से जाएंगे। बट जनरली इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है, स्किप करवा दिया जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसे पढ़ा रही हूँ ताकि तुम लैंग्वेज में ना फंसो। कई जगहों पे क्वेश्चन में जानबूझ के ये पूरा प्रोसीजर बताया जाता है, जनरली ये सब नहीं कराया जाता है रिडॉक्स में, जनरली क्या कराया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये बाउंसर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम गधे हो तो बाउंसर जा रहा है या कुछ, इट इज नॉट, ऐसा है नहीं कि इसे इतना पढ़ाया जाता है इतने डिटेल में 11th के बच्चों को, ठीक है। 50-60% भी समझ में आ रहा है, मोर देन इनफ है, क्योंकि हम इसे सिर्फ लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आए तो हम डर के उसे स्किप ना करें, तुम्हें क्लियर समझ में आ जाना है बैक टाइट्रेशन का सवाल है। बैक टाइट्रेशन का सवाल बस तुम एक बार समझ भी गए तो तुम्हें इन किसी भी खिचड़ी की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट बी विथ मी फॉर द प्रोसीजर, हम एंड में समराइज करेंगे और अच्छे से समझेगा। तो एक्सेस NaOH डाला, एक्सेस NaOH को HCl के साथ न्यूट्रलाइज किया, HCl का वॉल्यूम मिल गया मुझे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर ऑफ NaOH। अब तुम नोटिस करो तुम्हें कौन सी चीजें यहाँ पता है, तुम्हें पता है यहाँ पे ये तीनों चीजें पता है, HCl का तो सब कुछ पता है ना, NaOH का N फैक्टर पता है, NaOH की मोलैरिटी भी पता है। लेजेंड, इससे क्या वॉल्यूम ऑफ एक्सेस NaOH मिल गया, है नहीं, और तुम्हें टोटल वॉल्यूम भी NaOH का पता था। अगर तुम्हें टोटल वॉल्यूम NaOH का पता है और एक्सेस वॉल्यूम तुम्हें पता है NaOH का, तो तुम्हें NaOH कंज्यूम मिल गया, पक्का चल रहे हो साथ में, वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम मिल गया, अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड अगर मिल गया है, ये मिल गया, तो फिर तो अब तुम क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट्स लगा सकते हो ना, क्योंकि इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH रिएक्टेड, कैसे करोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर, N फैक्टर पता है, मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिएक्टेड भी, कंज्यूम्ड और रिएक्टेड ये भी पता है। ऑक्सैलिक एसिड के लिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर, N फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का पता है, हाँ N फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का पता है, वॉल्यूम 10 ml तुमने लिया था, मोलैरिटी निकल गई है नहीं ऑक्सैलिक एसिड की, तो यही बीकर ही है वो, यही सेम बीकर है, सॉरी उसकी मोलैरिटी के आगे मुंह में क्यों बोल रही हो, जोर से बोलो स्वरा। हाँ ये वही NaOH है, यही वाला NaOH को एक्सेस में डाला है, NaOH पिक्चर में एक ही है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अरे इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH मतलब जो NaOH डाला उसका वॉल्यूम, नॉट बीकर में जो NaOH है प्रेजेंट उसका वॉल्यूम। एक्सेस NaOH की मोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना, बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ वाला डेटा लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, हम यहाँ वाला डेटा और यहाँ वाली मोलैरिटी लेके, अगर मैं यहाँ वाली मोलैरिटी लेके बात करती कि NaOH की बीकर में क्या मोलैरिटी है, तो मैं NaOH का बीकर में वॉल्यूम देखती, लेकिन मैं NaOH की ब्यूरेट में मोलैरिटी लेके चल रही हूँ ना 0.1, तो मैं उसका NaOH का ब्यूरेट में वॉल्यूम लेके चलूंगी। स्वरा फिर से बोलो, बीकर से कोनिकल फ्लास्क सेम है, सेम है, हाँ किसकी, जो बीकर में बच गया उस पूरे चीज का जिसमें एक्सेस है उसमें ऑक्सैलिक एसिड
तो तुम बोल रहे हो कि ऑक्सैलिक एसिड है और NaOH भी डाला, तो NaOH जो 0.1 मोलार था अब उसकी मोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए, तो हमें 0.1 मोलार की जगह पे कुछ और मोलैरिटी लेनी चाहिए। तुम सुनो, यहाँ सुनो, जब मैं मोलैरिटी यहाँ की बात करती हूँ तो मैं वॉल्यूम यहाँ की बात करूंगी। जब मैं मोलैरिटी NaOH की कोनिकल फ्लास्क में बात करूंगी तो मैं वॉल्यूम ऑफ NaOH इन कोनिकल फ्लास्क में डील करूंगी। अब लेकिन मैं बात कर रही हूँ मोलैरिटी NaOH, मुझे वॉल्यूम निकालना है NaOH का, कहाँ, प्योर वाला ना, प्योर वाला NaOH का वॉल्यूम निकालना है, तो मैं प्योर NaOH जहाँ है वहां की मोलैरिटी यूज करूंगी ना। तो इसीलिए जब मैं मोलैरिटी यहाँ की यूज करूंगी तो मैं वॉल्यूम भी यहाँ का ही पता करूंगी। इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ जाके जब वो डाइल्यूट हुआ तो मोलैरिटी भी तो बदली जब वॉल्यूम बदला। तो तुम जब यहाँ ले रहे हो तो दोनों का मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों डेटा यहाँ का लोगे NaOH के लिए। जब तुम यहाँ का ले रहे हो तो मोलैरिटी भी यहाँ और वॉल्यूम भी यहाँ पे लोगे दोनों की, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते कि इसका 0.1 ले लिया और NaOH का वॉल्यूम तुम यहाँ पे बता रहे हो इधर कितना। नहीं, वहां से हमने जितना NaOH एक्सेस में है उसका वॉल्यूम निकाला। क्यों? एक्सेस 25, मान लो ये 25 था तो 10 और 15, तो ये एक्सेस में मैंने इसकी मोलैरिटी लिया ना 0.1 मोलार, तो मुझे ये वाला एक्सेस मिलेगा ना। लेक्चर के बाद बैठो सारा। चलो आई समराइज जिन बच्चों को डाउट है। हाँ, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड और NaOH का टाइट्रेशन है, एंड पॉइंट नहीं आ रहा है तो हम बैक टाइट्रेट कर रहे हैं, विच इज ऑक्सैलिक एसिड में एक्सेस ऑफ NaOH ऐड कर दे रहे हैं। अब वो एक्सेस ऑफ NaOH जो है हम उस एक्स्ट्रा NaOH को टाइट्रेट कर रहे हैं किसके साथ बताओ? HCl के साथ। HCl के एंड पॉइंट का यूज करके हमें पता चल जा रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH एक्सेस में है। जैसे मुझे पता चला कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH एक्सेस में है, मुझे टोटल वॉल्यूम पता है मैंने NaOH का कितना लिया था, उससे मुझे वॉल्यूम ऑफ NaOH रिएक्टेड मिल गया। वॉल्यूम ऑफ NaOH जैसे ही रिएक्टेड मुझे मिला, मैंने इन दोनों की इक्विवेलेंस, पक्की बात, जब हमें पता करना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट तो आएगा, इनमें भी आया नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH रिएक्टेड कितने पे, कब हुए होंगे ये रिएक्ट एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे ना, हाँ या नहीं, रिएक्शन तभी फिनिश हुई होगी। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट हमने इन दोनों पे क्या लगा दिया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया और दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करके मोलैरिटी पता की ऑक्सैलिक एसिड की। समझ में आ रही है बात? कॉपी करो। सुनो, यहाँ पे बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे? जब आपको क्वेश्चन में वर्ड दिखेगा ए नोन एक्सेस ऑफ दिस इज एडेड टू द कोनिकल फ्लास्क, आपको दिख जाएगा एक्सेस ऑफ समथिंग इज एडेड, मतलब तुम समझ जाना कि क्वेश्चन बैक टाइट्रेशन का है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे मैंने जो भी खिचड़ी समझाई है, अगर वो नहीं भी समझ में आई है तब भी हम सॉल्विंग कर लेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, नॉन एक्सेस वाला वर्ड यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें मोर देन ऐसे आंखों से देख के तो पता चल जाएगा ना कि ऑक्सैलिक एसिड और HCl दो अलग एसिड्स हैं। तो जब भी आपको मोर देन वन एसिड दिखे या मोर देन वन बेस दिखे तो आपको आंख बंद करके कर देना है क्या? समेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू समेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। यही है बैक टाइट्रेशन की सॉल्विंग, और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? सो इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम टाइट्रेशन के। अच्छा, बैक टाइट्रेशन का थोड़ा थियरी लिखोगे क्या? जाने दो, मत लिखो। लिखेंगे? अच्छा लिखो फिर। थोड़ा बुक अच्छी दिखेगी, लिख लो।
हम्म, हाँ ना, वो तो है, बिल्कुल ट्रू है कि पीएच मीटर यूज करके डायरेक्ट कर ले, बट वो जब अवेलेबल नहीं होते तभी मेथड है। वो तो ऐसे तो कोई भी टाइट्रेशन में ये करना ही चाहिए। टाइट्रेशन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया ना हमने। अब जैसे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, कंडक्टेंस मेजर की जाती है सोल्यूशन की, मैं डायरेक्ट उसे क्या कर दूं कि वो प्लॉट करने से अच्छा है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, एसिड बेस, फिर वो न्यूट्रलाइजेशन, फिर कंडक्टेंस का ग्राफ, उससे कर्व, इतनी मेहनत क्यों करूँ। तो ऐसे हर उसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट वो अवेलेबल नहीं है तभी होता है। अब तो सब अवेलेबल हो गया है, सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं होगा ना। जाओ निर्मला में मांगना पीएच मीटर, वो जो नीला पीला पेपर होता है ना, वो भी आधा आधा काट के देंगे, बोलेंगे एक में 2 लोग यूज करो, ठीक है। तब बोलना पीएच मीटर निकालो, नहीं करूंगा टाइट्रेशन। बोलो फीस भर के आया हूं ना। बैक टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस, समझ समझ के लिखो इंसानों। बैक टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस in which excess of standard solution, excess of standard solution, standard मतलब जिसकी concentration हमें पता है, in which excess of standard solution is used to consume an analyte, is used to consume an analyte the remaining excess reagent is titrated with another reagent, the remaining excess reagent or the remaining excess standard is titrated, the remaining excess standard is titrated with excess reagent, or sorry excess reagent कह रही हूँ, is titrated with second reagent, the remaining excess reagent or excess standard is then titrated with second reagent. The results of second titration, the results of second titration show how much excess reagent was used and from this the reacted amount of reagent, and from this the reacted amount of reagent or standard can be determined. Back titration, next point, back titration is used, back titration is used when, पहला लिखो, particular reaction is very slow, पहला particular reaction is very slow, second end point is very difficult to observe, end point is very difficult to observe, or the analyte is volatile or insoluble, analyte is volatile or insoluble. Insoluble. क्वेश्चन लिखो पहला, calculate volume of, calculate
वॉल्यूम ऑफ डेसीमोलार सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ decimolar sulfuric acid required to neutralize 500 ml of semimolar NaOH, required to neutralize 500 ml of semimolar NaOH। हो गया क्वेश्चन। decimolar sulfuric acid required to neutralize 500 ml semimolar NaOH। सुनो यहाँ सुनो, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 मुंह बंद, इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर 2 n फैक्टर 1। वॉल्यूम हमें NaOH H2SO4 का नहीं पता, मोलैरिटी डेसीमोलार, मोलैरिटी सेमी मोलार मतलब 1/2, वॉल्यूम कितना था 500 ml। सो आपको ये क्लियर दिख रहा है कितना आ रहा है बताओ, 250, इधर पे लेके आओ कितना आ रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1250 ml। लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लीटर में रखोगे तो यहाँ पे, लेकिन तुम्हें हमेशा हैबिट रखनी है वॉल्यूम लीटर में रखा करो, क्योंकि काफी जगहों पे इससे नेगेटिव लगने के चांसेस होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, कि आपने इक्विवेलेंट्स के बजाय मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, और फिर मिली इक्विवेलेंट से जब तुम मोल्स इंटू NF इक्वेट करते हो तो तुम्हारा आंसर जो आता है मोल्स, वो मिली मोल्स आया रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोल्स मिल गए, बट दोज आर मिली मोल्स। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट हैबिट रखो लीटर में। बोलो कुछ। यही तो लिखाया था ना, जब तक रिएक्शन नहीं दी हुई है n फैक्टर बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है, रिएक्शन दी हुई है तो नंबर ऑफ उसके हिसाब से जाना होता है, इसीलिए तो अलग से वो लिखाया था। चलो अगला सवाल। सो इससे आपके मिक्सचर एनालिसिस के क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएंगे। आपने लेवल 2 अवस्थी में सॉल्व किए होंगे मिक्सचर एनालिसिस के क्वेश्चंस, तो एक्स मानना, फिर वो सब थोड़ा सा रिएक्शंस लिखना पड़ता था, तो आसान हो जाएगा इक्विवेलेंट से सॉल्व करोगे। लिखो 5 मोल मिक्सचर ऑफ HCl and NaOH, sorry, HCl and sulfuric acid, HCl 5 mole mixture of HCl and H2SO4 required 7 moles of NaOH for complete neutralization. Find the mole percent of HCl in this mixture। क्वेश्चन था हमारे पास 5 moles mixture of HCl, so equivalents of HCl plus equivalents of H2SO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। अब तो आंख बंद करके किया करो क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख के बस ये देखा करो, एक एसिड, दो एसिड, एक बेस, प्लस करके इक्वेट कर देना है बस, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। मोल्स इंटू NF प्लस मोल्स इंटू NF इक्वल टू मोल्स इंटू NF। HCl का n फैक्टर 1, इसका 2, इसका 1। NaOH के मोल्स 7 दिए थे, और ये 5 मोल्स मिक्सचर था, तो एक के मोल्स को x माना, दूसरे को 5 माइनस x, बस अब तो खत्म। x के लिए सॉल्व करो, x कितना आएगा 3 आ जा रहा है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब कि मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए 3। तो अब आपको मोल परसेंट निकालना है, मोल परसेंट ऑफ HCl, सो बस खत्म, 3/5 इंटू 100
कितना आ गया बताओ? 60%। समझ में आ गई बात? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कर लो, जिन लोगों ने नहीं लिखा था कॉपी कर लो। Phosphoric acid H3PO4. H3PO4 is a tribasic acid. H3PO4 is a tribasic acid. क्वेश्चन लिखो। H3PO4 is a tribasic acid. One of its salt is NaH2PO4 is NaH2PO4. What volume in ml of 1 molar NaOH solution? What volume in ml of 1 molar NaOH solution should be added to 12 grams of NaH2PO4. 12 grams of NaH2PO4 to convert into Na3PO4. To convert it into Na3PO4. हो गया क्वेश्चन। सुनो यहाँ इंसानों, पेन रखो। 0.2 लीटर आंसर कितने लोगों का आया? ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है? एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, हाँ या नहीं? क्या था स्टेटमेंट, क्या था? हाउ मच व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH इधर इक्विवेलेंट्स ऑफ Na, चुप हो जाओ, NaH2PO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। क्लियर दिख रहा है ना? यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है दो। मैंने आपको सिखाया था फॉस्फोरस के एसिड्स में, मुंह बंद कर लो, बिल्कुल चुप हो जाओ। फॉस्फोरस के एसिड्स में जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक कम एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तुम क्लियर हो गए कि मिस यहाँ 4 है, मतलब 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, और 3 में से सिर्फ एक गया है, मतलब पक्की बात ये दोनों जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन है मतलब कि ये क्या है? एक एसिड। हमेशा इसी तरह से तुम्हें सोचना है। फॉस्फोरस का कोई भी एसिड देखा, पहले ऑक्सीजन चेक किया, ऑक्सीजन से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, फिर देखा किस तरह से प्रोसीड करना है। तो ये एसिड है और ये बेस है, बस फिर तो सवाल खत्म। मोल्स इंटू NF, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू NF। मोल्स इसका मास दिया था, मोलार मास कितना? 120। एन फैक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। रिएक्शन नहीं मेंशन्ड है, मेंशन भी होती तब भी 2 ही आ रहा था ना। NaH2PO4 कन्वर्ट्स टू Na3PO4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस्ट कितने हैं? 2, तो एन फैक्टर वैसे भी 2 आता। मोलैरिटी NaOH की कितनी थी? 1 मोलार थी। वॉल्यूम नहीं पता, एन फैक्टर 1। ये कितने पे? 1/10। 0.2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 0.2 लीटर और 200 ml। लिख लो जिन लोगों ने नहीं किया था।